प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23वें शंघाई शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद को क्षेत्रीय और वैश्विक शांति के लिए बताया एक बड़ा खतरा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सिविल सचिवालय में हुई मंत्रिमंडल की बैठक। कई अहम फैसलों पर लगी मुहर। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई जल आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड की 56वीं बैठक। पेयजल आपूर्ति बढ़ाने के उद्देश्य से 834.10 करोड़ रुपए की लागत की 795 नई योजनाओं को दी गई मंजूरी। और 12 दिनों की वार्षिक कांवड़ यात्रा आज से देश के विभिन्न हिस्सों में हुई शुरू। तीर्थयात्रियों की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के किए गए व्यापक प्रबंध। नमस्कार, मैं चंदन शर्मा। आप समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद को क्षेत्रीय और वैश्विक शांति के लिए एक बड़ा खतरा बताया। उन्होंने शंघाई सहयोग संगठन के देशों से इस खतरे से एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया। उन्होंने एससीओ शिखर सम्मेलन को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि कुछ देश सीमा पार आतंकवाद को अपनी नीति के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। एससीओ के सदस्य देशों को ऐसे देशों की आलोचना करने से नहीं हिचकना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद पर दोहरा मानदंड नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के मामले में भारत की चिंताएं और उम्मीदें अधिकतर एससीओ देशों की ही तरह हैं। भारत और अफगानिस्तान के लोगों के बीच सदियों पुराने मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। पिछले 2 दशकों में हमने अफगानिस्तान के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए योगदान दिया है। 2021 के घटनाक्रम के बाद भी हम मानवीय सहायता भेजते रहे हैं। यह आवश्यक है कि अफगानिस्तान की भूमि पड़ोसी देशों में अस्थिरता फैलाने या एक्सट्रीमिस्ट विचारधाराओं को प्रोत्साहित करने के लिए उपयोग न की जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 2 दशकों में एससीओ समूचे यूरेशिया क्षेत्र में शांति, समृद्धि और विकास का एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि युवा वैज्ञानिक कॉन्क्लेव, लेखक कॉन्क्लेव, स्टार्टअप फोरम और युवा परिषद सहित कई नए मंच एससीओ देशों के युवाओं की प्रतिभा तैयार करने के लिए बनाए गए हैं। इन मंचों का उद्देश्य एससीओ के युवाओं की संभावनाओं को तलाश कर उन्हें उचित अवसर प्रदान करना है। हमारे लोगों की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने में समर्थ है। क्या हम आधुनिक चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हैं? क्या एससीओ एक ऐसा संगठन बन रहा है जो भविष्य के लिए पूरी तरह से तैयार हो? इस विषय में भारत एससीओ में सुधार और आधुनिकीकरण के प्रस्ताव का समर्थन करता है। एससीओ परिषद के राष्ट्राध्यक्षों के 23वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। एससीओ के सभी सदस्य देश चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान को इस शिखर सम्मेलन में भागीदारी करने के लिए आमंत्रित किया गया है। ईरान, बेलारूस और मंगोलिया को पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया है। एससीओ की परंपरा के अनुसार तुर्कमेनिस्तान को भी अतिथि अध्यक्ष के रूप में आमंत्रित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की स्वाधीनता के आगामी 25 वर्ष कर्तव्य काल के होने जा रहे हैं। उन्होंने देश अपने कर्तव्य को प्राथमिकता दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि स्वाधीनता के 100 वर्ष के लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए हमने अमृत काल का नामकरण कर्तव्य काल किया है। उन्होंने आंध्र के पुट्टपर्थी में आज साईं हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन करने के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंस में यह बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि कन्वेंशन सेंटर आध्यात्मिक सम्मेलन और शैक्षणिक कार्यक्रम का केंद्र होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व भर के विशेषज्ञ यहां आएंगे। उन्होंने कहा कि यह केंद्र देश के युवाओं के लिए मददगार होगा। आध्यात्मता की अनुभूति हो और आधुनिकता की आभा भी हो। इसमें सांस्कृतिक दिव्यता भी है और वैचारिक भव्यता भी है। ये सेंटर
स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस और एकेडमिक प्रोग्राम्स के लिए एक केंद्र बनेगा। यहां अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े पूरी दुनिया के विद्वान और एक्सपर्ट्स इकट्ठा होंगे। मैं आशा करता हूं कि इस सेंटर से युवाओं को बहुत मदद मिलेगी। इस कन्वेंशन सेंटर के उद्घाटन समारोह में विश्व भर के गणमान्य अतिथि और श्रद्धालु उपस्थित थे। श्री सत्य साई सेंट्रल ट्रस्ट ने पुट्टापर्थी के प्रशांति निलयम में एक नई सुविधा साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया है। प्रशांति निलयम श्री सत्य साई बाबा का मुख्य आश्रम है। समाजसेवी श्री रयूको हीरा द्वारा दान किया गया कन्वेंशन सेंटर सांस्कृतिक आदान प्रदान, आध्यात्मिकता और वैश्विक सद्भाव को बढ़ावा देने का प्रमाण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। यह बैठक नई दिल्ली के प्रगति मैदान में नवनिर्मित कन्वेंशन सेंटर में हुई। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक को सार्थक बताया, जहां विभिन्न नीति से जुड़े मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया गया। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बैठक में विजन 2047 देश को आगे ले जाने और बुनियादी ढांचे के विकास सहित अन्य विषयों पर चर्चा हुई। विजन 2047 डेवलपमेंटल एक्टिविटीज क्या होंगी, कैसे होंगी, क्या प्लानिंग है, देश को आगे ले जाने की क्या प्लानिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की क्या प्लानिंग है, और साथ में जो अभी जो ट्रिप हुआ प्रधानमंत्री जी का उसकी क्या प्लानिंग है। तो चाहे वो विभिन्न प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, उन सबको आगे लेकर क्या क्या करना होगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सिविल सचिवालय में हरियाणा कैबिनेट की मीटिंग हुई, जिसमें आज कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। बैठक के बाद एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि स्टेट पुलिस अवार्ड को मंजूरी दी गई है और मुख्यमंत्री वीरता पदम विजेता, गृह मंत्री उत्कृष्ट अन्वेषण पदम और डीजीपी उत्तम सेवा पदक से सम्मानित विजेताओं को कैश रिवॉर्ड के साथ प्रमाण पत्र और स्क्रॉल भी प्रदान किया जाएगा। सीएम ने बताया कि विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजनाओं के आय मानदंडों में बदलाव कर 60 वर्षों से अधिक आयु वाले लाभार्थियों को वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना में संशोधन को मंजूरी दी गई है। पुलिस की ओर से प्रस्तुत किया गया कि 3 तरह के प्राइज, वैसे तो पहले से उसकी घोषणा की जा चुकी है, लेकिन विधिवत कैबिनेट में आज उसका फैसला किया है कि 3 तरह के जो प्राइज है, एक तो वीरता पदक और एक उत्कृष्ट अन्वेषण पदक, उत्तम सेवा पदक, और जिसको मुख्यमंत्री की ओर से वीरता पदक, गृह मंत्री की ओर से उत्कृष्ट अन्वेषण पदक और डीजीपी साहब की ओर से उत्तम सेवा पदक, ये सब पदक 1 से 10 संख्या इनकी रहेगी। हमारी जो पेंशन है, खास करके मैंने जो विधवा हो गई, विधवा पेंशन, इसमें 2 बदलाव किए हैं। ओल्ड एज पेंशन में पहले हो चुका है, लेकिन इसमें नहीं हुआ था। एक तो उनकी परिवार, उनकी अपनी इनकम, जैसे 2 लाख से 3 लाख हमने वृद्धावस्था पेंशन में उसकी लिमिट की थी कि पहले 2 लाख थी, वो 3 लाख तक भी उनको मिलेगी। ऐसे ही इनके लिए भी अब ये 2 लाख से बढ़ा करके 3 लाख कर दी गई है। उन्होंने बताया कि हरियाणा उद्योग और रोजगार नीति 2020 के तहत अनुसूचित माल ढुलाई सहायता योजना में संशोधन और हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अधिनियम 2023 को भी कैबिनेट की मंजूरी दी गई है। हरियाणा माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस फैसिलिटेशन काउंसिल नियम 2023 को भी मंजूरी दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में पानी, सीवरेज के शुल्क के संग्रह व अन्य संबंधित सेवाओं के लिए स्वयं सहायता समूह को शामिल करने की नई योजनाओं को स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज चंडीगढ़ में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि वे यूनिफॉर्म सिविल कोड से सहमत हैं। यह राष्ट्र में एक रूपता और समरसता लाने के लिए जरूरी है। मोटे रूप से हम सहमत हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। हमारी सोसाइटी एक है, हम एक नेशनल हैं, तो एक नेशनल, एक सोसाइटी होने के नाते से सामंजस्य तभी रहता है कि सिविल कोड एक जैसा हो, और एक जैसा नहीं होता तो उसमें कई बार विवाद और आपस में दूरियां बनती हैं। समाज की एक रूपता, एक समरसता लाने के लिए चीज़ें ज़रूरी होती हैं, इसलिए हम लाएंगे, अध्ययन करेंगे कि उन्होंने कौन कौन से उसमें प्रावधान किए हैं। वो सारे प्रावधान भी रखे जा सकते हैं, कोई कम ज़्यादा भी किया जा सकता है, वो हमारी टीम बैठ करके विचार करेगी। लेकिन
मोटे रूप से हम उससे सहमत हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी नौकरियों के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संयुक्त पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाता है। उम्मीदवार को यह अवसर दिया जाता है कि वह अपनी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार पदों का विकल्प चुन सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के वर्ष 2005 से 2014 तक के लगभग 10 साल के कार्यकाल में 88,000 के करीब नौकरियां दी गई थी, जबकि हमारी सरकार के 8.5 वर्ष के कार्यकाल में लगभग 1,10,000 पदों पर भर्तियां की जा चुकी हैं, जबकि लगभग 60,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के नेता तो आपस में ही उलझ रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई जल आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड की 56वीं बैठक में राज्य के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति बढ़ाने के उद्देश्य से 834.10 करोड़ रुपए की लागत की 795 नई पेयजल आपूर्ति योजनाओं को मंजूरी दी गई। इसमें 104.27 करोड़ रुपए की लागत की 134 नई शहरी जल आपूर्ति और सीवरेज योजनाएं भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जल भराव वाले इलाकों की पहचान करने के निर्देश दिए, जहां हर बरसात के मौसम में जल भराव होता है, ताकि इस समस्या से निजात दिलाने के लिए सक्रिय उपाय किए जा सकें। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों का एक कोर ग्रुप गठित करने के भी निर्देश दिए, जो अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार जल भराव की समस्या के समाधान पर विचार विमर्श करेगा। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग तथा विकास एवं पंचायत विभाग के फील्ड अधिकारियों को जल आपूर्ति और सीवरेज पाइपलाइन बिछाने के दौरान क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत और बहाली के लिए प्राथमिकता आधार पर समन्वय से काम करने के निर्देश दिए गए। उपभोक्ताओं को विभिन्न मापदंडों और कैशलेस विकल्पों के माध्यम से भी बिल भुगतान का विकल्प दिया गया है। 12 दिनों की वार्षिक कांवड़ यात्रा आज से देश के विभिन्न हिस्सों में शुरू हो गई है। तीर्थयात्रियों की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। इस यात्रा के दौरान श्रद्धालु भगवान शिव का गुणगान करने के साथ साथ भजन और कीर्तन भी गाते हैं। अधिकतर श्रद्धालु यात्रा को पैदल चलकर पूरा करते हैं। बहुत से गैर सरकारी संगठन कांवड़ यात्रियों की सहायता के लिए जगह जगह पर अस्थायी आवास, भोजन, पानी और चाय की व्यवस्था करते हैं। वहीं अंबाला छावनी के लगभग 170 साल पुराने हाथी खाना कैलाश मंदिर में हर सावन में शिव भक्तों की लाइनें लगी होती हैं। श्रद्धालुओं ने बताया कि वे इस मंदिर में लगभग 35 से 40 सालों से आ रहे हैं और सावन माह में 40 दिनों तक लगातार मंदिर में आकर शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, जिससे उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मंदिर में सेवा कर रहे श्री श्री 1008 महंत मनमोहन दास ने बताया कि ये मंदिर 1844 में बना था। तब से इस मंदिर की बहुत ही ज़्यादा मान्यता है। उन्होंने बताया कि सावन माह में इस मंदिर का विशेष महत्व है। करना होता है, रेगुलर आओ बस। ये सब इच्छा भोलेनाथ को सब पता होता है। अड़चन डालते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो पूरी भी करते हैं। अड़चन डालेंगे, अड़चन में हाल भी वही करेंगे। 35 साल से आ रहे हैं और विशेषता ये है कि यहाँ जो भी बंदे की कामना हो ना, वो हमेशा पूरी होती है। 40 दिन लगातार यहाँ सावन में जनता इतनी आती है कि इसका कुछ कह भी नहीं सकते आप, और हर एक की तकरीबन मनोकामना पूर्ण नहीं होती। 108 मनमोहन दास कैलाश मंदिर हाथी खाना अंबाला छावनी, ये 1844 का ये कैलाश मंदिर हाथी खाना है। बाकी आज से सावन शुरू हो गया। श्रद्धालु जो हैं बड़ी दूर दूर से श्रद्धालु जो हैं शंकर महाराज जी के दर्शन और आस्था रखते हैं। जय सिया राम। प्रदेश में मई व जून माह में हुई बारिश का सकारात्मक परिणाम खरीफ की फसलों बाजरे, धान व कपास पर पड़ता नजर आ रहा है। मई जून में सामान्य से अधिक हुई बारिश से खरीफ की बुआई करने वाले किसान खुश हैं। किसानों को समय पर बिजाई करने का अवसर मिलने के अलावा फसलों को सिंचाई में आने वाला खर्च भी बचा है। भिवानी के कृषि उप निदेशक आत्माराम गोदारा ने बताया कि वर्ष 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। अब की बार पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 20,000 एकड़ अधिक बाजरे की बुआई होने की उम्मीद है। वहीं कपास का भाव बेहतर होने के चलते कपास का रकबा 45,000 एकड़ बढ़ा है। उन्होंने बताया कि देशी कपास की बुआई भी भिवानी जिला में 10,000 एकड़ से अधिक क्षेत्र में की गई है, जिस पर राज्य सरकार 4,000 रुपये प्रति एकड़ का अनुदान भी दे रही है। बाजरे का सवाल है। बाजरा पिछले साल हमारा 1,50,000 एकड़ में था और अब की बार हमारी 1,30,000 एकड़ में अभी तक बुआई हो चुकी है और अब भी बुआई और होगी। कुछ लेट वैरायटियाँ जो किसान भाई लगा रहे हैं
और उम्मीद है हमें ये लगभग 1,60,70,000 एकड़ में पहुंच जाएगा। और जो बाजरा किसानों ने बिजाई की है अच्छी फसल है, अभी तक बहुत अच्छी फसल है। और जहाँ तक कॉटन की बात करें, कॉटन की फसल भी हमारी बम्पर फसल है अब की बार। और कॉटन का एरिया पिछले साल की तुलना में हमारा इस साल लगभग 45,000 एकड़ एरिया बड़ा है, क्योंकि कॉटन के रेट भी अच्छे रहे हैं, पीछे फसल भी ठीक हुई थी, तो कॉटन का हमारा एरिया अच्छा बढ़ गया अब की बार। देसी कॉटन भी हमारा इस साल लगभग 10,000 एकड़ में बुआई की है किसानों ने। और देसी कॉटन पे हम किसानों को 4,000 रुपये एकड़ के हिसाब से अनुदान देते हैं। किसानों ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इस बार बाजरे व कपास का अच्छा उत्पादन होगा। उन्होंने कहा कि अच्छी बरसात होने के चलते उनका सिंचाई का खर्चा भी बचा है, साथ ही उनका समय और मेहनत भी। पूरी मौज कर दी, बहुत टाइम पर बारिश हुई है, बाजरा में पानी लगाने की जरूरत को नहीं पड़ी, धान में भी बहुत ज़्यादा फायदा है और तेल बच गया, टाइम बच गया, लोगों ने ज़्यादा भाग दौड़ करने की जरूरत को नहीं पड़ी। रिब भी बहुत बढ़िया बारिश होने लग रही है, जमा सोना पशु आगा होने लग। बारिश बहुत बढ़िया होने लग रही है, बाजरा में उसमें दाना में बहुत फायदा है, बाजरा की फसल बढ़िया होगी। अब तक तो कोई नुकसान था नहीं, अब आगे भी नुकसान कोई नहीं होगा। कुरुक्षेत्र में बागवानी विभाग का राज्य स्तरीय फल उत्सव लाडवा के उप उष्ण कटिबंधीय फल केंद्र पर आयोजित किया जाएगा। 3 दिवसीय यह फल मेला 6 से 8 जुलाई तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रदेश भर से लगभग 5,000 किसान शामिल होंगे। बागवानी विभाग के उप निदेशक डॉक्टर बिल्लू यादव ने बताया कि प्रदेश स्तरीय फल मेले में विभिन्न फलों के अलावा आम की लगभग 150 किस्में प्रदर्शित की जाएंगी। इस फल मेले में किसानों के लिए शुरू की गई नई किस्मों का तकनीकी प्रदर्शन भी किया जाएगा और किसानों के लिए फलदार पौधे भी उपलब्ध रहेंगे। मेले में हिस्सा लेने वाले किसान अपना पंजीकरण 6 जुलाई को भी करवा सकेंगे। इस वर्ष चौथा फल उत्सव CSTF लाडवा पर मनाने जा रहा है, जिसमें जो हमारे जो प्रोग्राम रहेगा वो 6, 7, 8 जुलाई का रहेगा। लगभग पूरे प्रदेश से 5,000 जो हमारे किसान हैं, स्कूल के बच्चे हैं और जो यहाँ कुरुक्षेत्र के आसपास के जितने भी पब्लिक हैं वो भाग लेंगे। पहले दिन जो हमारा सेमिनार रहेगा वो आम और लीची फसल पर रहेगा। जो दूसरे दिन हमारा जो सेमिनार रहेगा वो आड़ू, आलू बुखारा और नाशपाती फसल के ऊपर रहेगा। और तीसरे जो हमारा सेमिनार है वो हमारा अनार और अमरूद के फसल के ऊपर रहेगा। मैंगो की जो वैरायटी हैं लगभग 150 वैरायटी डिस्प्ले होंगी और मैंगो के प्रोडक्ट हैं वो भी इस उत्सव के दौरान प्रदर्शित किए जाएंगे। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।